एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ये हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है, फिर से अपना सेम सिस्टम रहेगा जैसे हमने पहले वाले क्लास में किया था, कि इसमें मैं एमसीक्यूज भी करवाऊंगी और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। आया क्या आपने को समझ में? तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। और अगर आप मेरे वीडियो में विजिट कर रहे हैं तो जरूर से लाइक करें बेटा। कमेंट करके भी आपको बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की हमारी क्लास। जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम अपने को समझ आ गया क्या, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के बारे में अपने को बात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पर अपने को एमसीक्यू कर रहे हैं, है ना। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन हमारा आपको दिख रहा होगा। प्रश्न बोल रहा है 18 किलोग्राम भार वाले 4 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन भोजन में कितना आवश्यक है। बात अपने को समझ में आया क्या? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पर 4 से 6 वर्ष तक के बच्चे की बात हो रही है, जिसका वेट अगर 18 किलोग्राम है तो उसको कितना कैलोरी चाहिए और कितना प्रोटीन चाहिए। तो इसका सही आंसर आप लोग को दिख ही रहा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ए। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 4 से 6 वर्ष तक के बच्चे की। तो 4 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा रहेगा, उसको प्रतिदिन अपने भोजन में 1350 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन और 25 ग्राम वसा चाहिए होता है। अपने को याद हो गया क्या? मतलब कहने का सिंपल सा है कि इसमें जो बच्चा है उसको अपने खाने में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? कैलोरी चाहिए होता है। तो कैलोरी कितना चाहिए? तो कैलोरी चाहिए 1350 ग्राम। याद हुआ क्या अपने को? 1350 ग्राम कैलोरी चाहिए, 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 25 ग्राम वसा चाहिए। 3 बार रिपीट करो अपनी जगह से। 1350 ग्राम कैलोरी चाहिए किसको? तो हम 4 से 6 वर्ष के बच्चे की बात करें, जिसकी वेट 18 किलोग्राम होनी चाहिए। तो 1350 ग्राम कैलोरी चाहिए उसको, 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको और 25 ग्राम वसा चाहिए। याद हुआ क्या? सबसे ज़्यादा कैलोरी, उसके बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन। 1350 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन और 25 ग्राम वसा उसको चाहिए होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए। ठीक है, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए क्या कहा जा रहा है? तो पहले पूरा प्रश्न एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपका ऑप्शन वाला नहीं है, सीधा सीधा आंसर यहाँ पर बताना है। आप लोग को दिख भी गया होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है ना। देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए अतिरिक्त पोषण आहार की बात हो रही है। अब देखो, जो नॉर्मल महिलाएं हैं उनसे थोड़ी अलग तो होंगी ही। वो महिला जो गर्भवती है वो भी, और वो जो कि धात्री माता है वो भी, तो वो तो अलग होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा क्या हो जाता है। तो आपको याद रखना है, बी इसका सही आंसर है। जो गर्भवती और जो धात्री माता है, गर्भवती मतलब जो प्रेग्नेंट है और धात्री माता मतलब जो स्तनपान कराती हैं, तो 15 ग्राम और 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए उनको डेली। मतलब डेली जितना भी उनको प्रोटीन चाहिए, उसमें से 15 और 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, 300 ग्राम कैलोरी और वह 550 ग्राम कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। किसकी बात हो रही है? तो अगर मैं गर्भवती माता की बात करूं, तो जो गर्भवती है उसको सामान्य महिला से 15 ग्राम अधिक प्रोटीन चाहिए, और जो धात्री महिला है मतलब जो बच्चे को स्तनपान कराती है, उसको 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। याद हुआ क्या आपने को? जो गर्भवती है उसको 15 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए, और जो माता दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उसको 25 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। वहीं अगर मैं कैलोरी की बात कर लूँ, तो जो महिला गर्भवती है उसको 300 ग्राम कैलोरी चाहिए, जबकि वो माता जो स्तनपान कराती है उसको 550 ग्राम कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में चाहिए ही होगा ना, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक जीव को और पाल पोस रही होती हैं, इसलिए उनको एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। गर्भवती व धात्री माताओं के लिए अतिरिक्त पोषण आहार कितना होना चाहिए? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, कैलोरी ज़्यादा होगा, ये अपने माइंड में पहले तो सेट कर लो। अब हम प्रोटीन की बात करें तो 15 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए किसको? वो जो गर्भवती हैं, और जो शिशुवती हैं मतलब जो स्तनपान कराती है उनको 25 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। क्या? प्रोटीन। और वहीं अगर हम कैलोरी की बात करें तो जो गर्भवती है उसको 300 कैलोरी ज़्यादा चाहिए होता है, जबकि जो शिशुवती माता है उसको 550 ग्राम कैलोरी अधिक चाहिए होता है। तो यह प्रश्न भी हमारा याद हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे ध्यान से। प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन तक माता के स्तन में आने वाला जो गाढ़ा दूध होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हम सब जानते हैं, उसको कोलेस्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे का पहला शौच क्या कहलाता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, कि बच्चे का जो पहला शौच होता है उसे मेकोनियम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? मेकोनियम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और कथन का चुनाव करना है। अनुपयुक्त कथन का चुनाव करना है आपको, ठीक है। चलिए तो क्या बोला जा रहा है, पहले मैं सीधा आंसर देख करके आपको सीधा आंसर ही पढ़वाती हूँ, है ना। सी आपका गलत होगा बोल रहा है, अनुपयुक्त बोल रहा है ना, क्योंकि अनुपयुक्त कथन का चुनाव करना है। अब देखो क्या बोला जा रहा है। तीसरा, प्रसव उपरांत महिला को
3 दिवस तक आहार एवं जल प्रदान नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं, है ना, ये चीज़ें हमारे यहाँ देखने के लिए मिल ही जाता है, तो ध्यान रहे। सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो देखो, शिशु को जन्म से 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक लगातार स्तनपान कराते रहना सतत स्तनपान कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। देखो, बच्चे को नॉर्मली 6 महीने तक आपको स्तनपान कराना ही चाहिए, लेकिन 2 साल तक भी अगर बच्चा स्तनपान करता है तो उसको क्या कहा जाता है, लगातार स्तनपान या फिर सतत स्तनपान कराना कहलाया जाता है। ये बिल्कुल सही है आपका। दूसरा बोल रहा है, धात्री माता में दूध निर्माण की मात्रा प्रारंभ में बढ़ती है और धीरे धीरे कम होने लगती है। ये प्रश्न कूट में आपका आ जाएगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है, माताओं में दूध की जो मात्रा है वो बढ़ती है, पर धीरे धीरे ये कम होने लगती है। वहीं तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रसव उपरांत महिला को 3 दिवस तक आहार और जल प्रदान नहीं करना चाहिए। अभी भी होता है, गांव वगैरह में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब डिलीवरी होती है महिला का तो 3 दिन तक, कहीं कहीं तो 6 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, वो जो घी का लड्डू वड्डू बनाते हैं ना, गोंद वोंद का, बस वही खाओ और चाय पियो, चाय भी गुड़ का होना चाहिए और उसी में ज़िंदगी जियो, ऐसा बोला जाता है। आ रहा है क्या समझ में? तो 3 दिन तक 6 दिन तक खाने पीने के लिए बिल्कुल नहीं देते, जो कि गलत बात है। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रसव उपरांत महिला को 3 दिवस तक आहार एवं जल प्रदान नहीं करना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए, टेक होम राशन के अंतर्गत 6 से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे को कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड खाद्य पदार्थ दिया जाता है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपने को समझ में आया, टेक होम राशन के अंतर्गत 6 से 3 वर्ष का ना, मतलब 3 से 6 बोल दो या 6 से 3 बोल दो, तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चों की बात हो रही है, ये ध्यान से देना। तो जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको कितने ग्राम रेडी टू ईट फूड दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 200 ग्राम दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो जो गंभीर बच्चे हैं, कितने साल के, तो 3 से 6 साल तक जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको 200 ग्राम क्या दिया जाता है, खाद्य पदार्थ दिया जाता है, रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। याद हो गया क्या, 6 से 3 वर्ष के बच्चे को जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं उनको 200 ग्राम राशन दिया जाता है। कितने ग्राम दिया जाता है बेटा, 200 ग्राम राशन दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य कौन करता है, तो यह कौन करता है, तो यह करता है आपका, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर रेडी टू ईट फूड की, खाने की बात हो रही है, तो इसका निर्माण और प्रदान करने का जो काम है वो करता कौन है, तो महिला एवं स्वास्थ्य सहायता समूह करती है क्या, तो इसका सीधा सीधा उत्तर हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम करता है। यह पॉइंट जरूर से आपके एग्जाम में आएगा, स्टार मार्क लगा करके रख लो। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम यह क्या करता है, रेडी टू ईट फूड का निर्माण भी करेगा स्वयं और प्रदान करने का काम भी ये करता है। चीजें क्या क्लियर, मैक्सिमम बच्चे इसको टिक करके आओगे, जो कि गलत हो जाएगा, ए नहीं होगा बेटा, बी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम जो रहता है वह क्या करता है, वह इसका निर्माण का काम करता है। ठीक है क्या, यहाँ तक हमारा पॉइंट। चलिए अगला क्या बोल रहा है देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में लाभान्वित हुए हैं। ये देखो करंट डाटा से आपका फिर से प्रश्न आ गया, और करंट डाटा से प्रश्न ना आए ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में कितने लाभान्वित हुए हैं, तो पूरक पोषण आहार के अंतर्गत वर्तमान में कितने हैं, तो सी इसका सही आंसर है, ये आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो क्या है, तो 10.77 लाख 6 माह से और 3 वर्ष से बच्चे, क्या है इसका सही आंसर। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को एकदम माइंड में रखो, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत की बात हो रही है, वर्तमान में प्रेजेंट में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, तो 3 से 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनकी संख्या कितनी है, तो 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 10.77 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक के कितने बच्चे बेटा, तो 10.77 लाख बच्चे। और वहीं अगर हम 3 वर्ष आयु तक के बच्चे बोले तो 3 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं, सिर्फ 3 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं वो 8.21 लाख आपको याद रखना है। तो ये दोनों ही आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है क्या, तो सी आपके लिए बिल्कुल सही है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दो। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में कितने लाभान्वित हुए हैं, तो आपको पता है 6 माह से ऊपर को पोषण दिया जाता है, क्योंकि हम 6 माह से ऊपर के बच्चे को पोषण दे सकते हैं। तो 6 माह से 3 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 10.77 लाख, और 3 वर्ष की अगर हम बात करें तो 8.21 लाख 3 वर्ष आयु के बच्चे इससे लाभान्वित हुए हैं। याद रहेगा अपने को, जब आप एग्जाम हॉल में देखेंगे और ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो। चलिए आगे बात करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाने वाला भोजन क्या है। यह भी बढ़िया प्रश्न है कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन क्या दिया जाता है। हम जानते हैं ना वहाँ भोजन रेडी करके देते हैं, तो भोजन देते क्या है, तो याद रहना चाहिए आपको कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये तो देगा ही देगा। मतलब दाल होता है, उसमें चावल होता है, सब्जी होता है, रोटी भी होता है और साथ में गुड़ भी दिया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है क्या? तो चावल, दाल, रोटी, सब्जी और गुड़ याद रखना है अपने को। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्ताह में कितने दिवस रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सप्ताह में कितने दिवस रेडी टू ईट फूड देते हैं बेटा? तो सिर्फ एक दिन नहीं दिया जाता है ना, सप्ताह में एक दिन नहीं दिया जाता है, बाकी सप्ताह में 6 दिन पूरे रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। तो सप्ताह में कितने दिन रेडी टू ईट फूड देते हैं? तो सप्ताह में 6 दिन रेडी टू ईट फूड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को घर ले जाने हेतु साप्ताहिक प्रदत्त रेडी टू ईट फूड की मात्रा क्या होती है? यह प्रश्न थोड़ा ध्यान देंगे आप। बोला जा रहा है गर्भवती और जो शिशुवती माता है इनको घर ले जाने के लिए क्या दिया जाता है? रेडी टू ईट फूड देते हैं, घर ले जाओ और जाकर के अपना वहीं खाओ। तो घर ले जाने हेतु साप्ताहिक बोल रहे हैं ना, साप्ताहिक प्रदत्त जो रेडी टू ईट फूड है इसकी मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा 900 ग्राम होता है। तो गर्भवती और शिशुवती माता को घर ले जाने के लिए जो दिया जाता है वो 900 ग्राम होता है। कितना होता है ये फूड? 900 ग्राम फूड होता है। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं जरूर से लाइक करेंगे बेटा। जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक का बटन प्रेस करेंगे और शेयर भी आपको करना है ताकि लोगों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके। ठीक, चलिए, तो 900 ग्राम मात्रा होती है, ये अपने को याद हो चुका। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार से एमसीक्यू हमारा खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट स्लाइड बन रहे हैं, जितने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की जरूरत है, उन सबको अब रिकॉल करेंगे अपन, है ना। तो चलिए यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है पॉइंट। देखो क्या बताया जा रहा है। तो ये वाला जो स्लाइड है इसमें हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि धात्री माता में दूध निर्माण की मात्रा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू में आपके प्रश्न बन ही जाते हैं कि 1 महीना में कितना दूध बनता है, 2 महीना में कितना बनता है, 3 महीना में कितना बनता है, ऐसे करके 6 महीने तक आखिर माता के अंदर कितना दूध बनता है, और यहाँ से प्रश्न आपका बन ही जाता है। तो आपको याद रखना है और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। देखो क्या बोला जा रहा है, शिशु को जन्म से 2 वर्ष तक या उससे अधिक उम्र तक लगातार स्तनपान कराते रहना, यह सतत स्तनपान कहलाता है। ये अपन देखें ऊपर, साधारणतः धात्री माता में दूध निर्माण की मात्रा प्रारंभ में बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती है। यह जो लाइन मैंने अभी बताया ना, ये आपके कूट में पूछ लिया जाएगा कि प्रारंभ में कम रहती है बाद में बढ़ती है, या प्रारंभ में ज्यादा रहती है बाद में कम होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उसके उस समय इनमें दूध की मात्राएं अधिक होती हैं, धीरे 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 ये कम होते जाता है। ठीक, धात्री माता में निम्न अनुसार दूध का निर्माण होता है। अब आते हैं हम एकदम मुद्दे की बात पर। देखिए अगर हम बात करें जो धात्री माताएं हैं उनके 0 से 2 महीना में, शुरू 2 महीने की अगर हम बात करें तो शुरुआत के जो 2 महीने हैं उनमें दूध की मात्रा कितनी होती है? तो उनमें जो दूध की मात्रा है वो 530 मिलीलीटर होता है। याद रहेगा कि आपने को कितना होता है बेटा शुरुआत का जो 2 महीना, क्योंकि इस टाइम पर बच्चा छोटा रहता है ना, और छोटे बच्चे ज़्यादा दूध पी नहीं पाते हैं तो इसीलिए ज़्यादा ग्रोथ हो भी नहीं पाता है। तो आपको याद रखना है कि 0 से 2 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चा पैदा हुआ सिर्फ 2 महीने का ही हुआ या आपका बेबी अभी सिर्फ 2 महीने का है, तो उस टाइम पर माता का दूध कितना बनता है, निर्माण कितना होता है? तो 530 मिलीलीटर। तो याद रखने वाला ये चीज है कि कम से कम में भी ये 500 से चालू हो जाता है आपका। ठीक है क्या? तो 530 मिलीलीटर कब कब की बात हो रही है? 2 महीने के बच्चे की। दूसरा अगर हम 3 से 4 महीने के बच्चे की बात करें तो 3 से 4 महीना का जो बच्चा होता है उसका 640 मिलीलीटर। याद रहेगा कि आपने को पहले में 530 मिलीलीटर याद रखो, इसमें हमने प्लस 100 कर दिया, 640 हो गया, ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर 5 से 6 महीने के बच्चे में ये थोड़ा सा और बढ़ेगा क्योंकि बच्चा आपका बड़ा हो चुका है। तो अब ये दूध की जो मात्रा है वो 730 मिलीलीटर फाइनली हो गया, और यही जो है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्या? यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। ये तीसरा वाला जो है मतलब 5 से 6 माह का बच्चा वाला, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो आपको याद रखना है कि 5 से 6 माह का जिसका बेबी होता है उसमें दूध की मात्रा कितनी होती है? सबसे ज्यादा इसी टाइम पर होता है। 5 से 6 महीने में ही जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा दूध का निर्माण होता है, और कितना होता है बेटा? 730 मिलीलीटर होता है। देखो मैं इसको अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे एग्जाम में आएगा और उस टाइम आप कहाँ पर जाकर फंस सकते हो, इसीलिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी वे में आपको याद करना है। आया क्या समझ में अपने को? बच्चा जब 6 महीने का होता है उस टाइम पर वो सबसे अधिक शीर्ष पर रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर तो वो बाहरी पोषण खा सकता है, तो इसी टाइम पर सबसे ज्यादा दूध की मात्रा आपकी बनती है, क्योंकि इसके बाद लगातार कम होगा। आप देखना तो 5 से 6 महीने के जो बच्चा होता है उसमें सबसे ज्यादा कितना? 730 मिलीलीटर दूध बनता है। शुरुआत में कितना बनता है? तो शुरू के जो 2 महीने हैं उस टाइम पर 500 से ही शुरू होगा ना, ये याद रखना, 530 मिलीलीटर बनेगा। उसके बाद 3 से 4 में 640, 100 प्लस कर देना आप बस। ठीक है, और 5 से 6 महीने में हम जैसे ही पहुंचते, देखो 5, 6 और यहाँ से 7 ऐसे करके याद रखो, ये 5, 6 और 7 ऐसे करके याद रखो। ठीक है, तो 5, 6 में 730 मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है। ठीक, अब इधर से तो खैर प्रश्न आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन इसलिए यहाँ पर है तो आप देख लीजिए एक बार। 7 से 8 महीने का बच्चा, अब देखो इसको पूरक पोषण मिलने लगा है, मतलब बाहरी पोषण मिलने लगा है, तो अब दूध की जो मात्रा है वो बननी कम हो जाएगी, क्योंकि अपनी माँ का दूध अब कम पीना लगेगा।
ठीक। तो 7 से 8 माह का जो बच्चा होता है उसको 660 मिलीलीटर, कम हो रहा है बिल्कुल, है ना, 660 मिलीलीटर। 9 से 10 महीने का जब बच्चा हो जाता है आपका तो 600 मिलीलीटर, क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 6 महीने तक के बच्चे को फीडिंग कराया जाता है, इसलिए इधर से प्रश्न आपके नहीं बनते हैं। 11 से 12 महीने का अगर बच्चा है, 1 साल का हो गया फिर भी दूध पी रहा है, तो 525 मिलीलीटर दूध बनता है। कितना बनता है? 525 मिलीलीटर आपका दूध बनता है। वहीं अगर आपका बच्चा 13 से 15 माह का हो चुका है तो 515 मिलीलीटर बनेगा। 16 से 18 माह में 440 मिलीलीटर बनेगा। 19 से 24 माह में, मतलब 2 साल का बच्चा हो गया है आपका, फिर भी अभी तक दूध पी रहा है, तो उस कंडीशन में 400 मिलीलीटर दूध डेली बनता है। 25 से 36 माह तक का जो बच्चा है, 25 से 36 माह तक का जो बच्चा है वो 425 मिलीलीटर दूध बनता है उस टाइम पर। और 37 से 38 माह का जिसका बेबी है उसके अंदर 345 मिलीलीटर दूध बनता है। तो इस पूरे चार्ट में याद रखने वाला चीज़ सबसे पहले तो एक ये है कि 0 से, ये शुरू के 3 आप बोल सकते हो, शुरू के जो 3 है ना ये आप याद रख लो बस। शुरू के 2 महीने में 530 मिलीलीटर, फिर 3 से 4 महीने का जब आपका बेबी होगा तो 600 बढ़ रहा है ना लगातार, 640 मिलीलीटर, और 5 से 6 महीने में हम जैसे पहुंचेंगे 730 मिलीलीटर। अपने को याद रखना है, एमसीक्यू में मैं कई बार इसको करवा चुकी हूँ, अब यहाँ पर देखने के बाद आप नहीं भूलेंगे इस पॉइंट को। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, सामान्य खतरे वाला जो नवजात शिशु है इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि आपको आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा बच्चा सामान्य है और कौन से बच्चे को खतरा है। तो इसको पता करने का भी एक तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? तो यहाँ पर देखो, जो सामान्य शिशु होता है उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान देंगे। अगर हम रंग की बात करें तो सामान्य शिशु का रंग गुलाबी होता है। पहली बात क्या क्लियर हमारी, जो सामान्य शिशु है उसका रंग कैसा होता है बेटा? गुलाबी होता है। वहीं जो खतरे वाला शिशु है तो पैदा होते साथ ही असर दिखाने लगता है, उसका रंग पीला रहेगा और वो नीला कलर का दिखने लगता है, पीला या नीला। याद रहा कि आपने को जो सामान्य शिशु है इसका कलर गुलाबी रहता है, जबकि जो आपका खतरा वाला शिशु है ये पीला या नीला रहता है। याद रखना है, बोलते हैं ना तभी तो बच्चे को पीलिया हो गया है ऐसा करके, तो वो पीला भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। सामान्य शिशु गुलाबी रंग का होता है, जबकि खतरे वाला शिशु कौन से रंग का रहता है? तो पीला या नीला होता है। वहीं रोने की अगर हम बात करें तो जो सामान्य शिशु एकदम तेज आवाज में किरकिरा जैसे रोएगा, ठीक है, लेकिन जो खतरे वाला शिशु है एकदम धीरे आवाज में होता है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलता है, ठीक है, या मात्र खरखराहट होता है, ऐसा लगता है कि कुछ खरखरा रहा है पर एक्चुअली में वो रो रहा होता है, ठीक है। श्वास की बात करें तो जो सामान्य शिशु है ये जब सांस लेता है तो कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन खतरा वाला अगर शिशु है तो लगातार श्वास से आवाज आपको अनियमित रूप से आएगा और आपको लगेगा कि बच्चे को सर्दी है, तो ये खतरा की निशानी होती है, ठीक है। अब हाथ पांव को चलाने की बात कर लें तो सामान्य शिशु जो है सक्रिय तरीके से चलाता है, ठीक है, लगातार वो खेलते रहेगा, कूदते रहेगा, उसका हाथ पैर हिलते डुलते रहेगा। लेकिन खतरा वाला शिशु एकदम निष्क्रिय रहता है, जरूरत है जितना उतना ही हाथ को चलाएगा, निढाल टाइप का। जैसे कि तुम लोग का एग्जांपल में ले सकते हैं, तुम लोग ठहरे आलसी लोग, ठीक है, तुम लोग को जितना जरूरत उतना ही हाथ पैर चलाओगे। अगर तुम लोग को बोल दिया जाए कि बेड में पड़े रहो और मोबाइल को देखते रहो तो तुम लोग 24 घंटा मोबाइल को देखते रहोगे बेड में पड़े पड़े, उठने की बस जरूरत मत पड़े। अगर कोई बोल देना तुम लोग को कि आओ मैं हाथ से अपने खाना खिला देती हूँ तुम्हारी मम्मी, हाँ, तो तुम लोग भी खुशी खुशी, और वहां पर भी तुम्हारा डिमांड होगा कि मम्मी ऐसे सोए सोए नहीं खा सकते क्या, उठ के बैठना क्यों पड़ेगा, समझ रहे हो ना। बस तो तुम लोग निष्क्रिय की श्रेणी में आते हो, वैसे ही खतरे वाले बच्चे को रखा गया है, ठीक है। चलिए, जन्म के समय के वजन की अगर हम बात करें तो मैं ये पहले भी करवा चुकी हूँ, 2.5 किलोग्राम से अधिक है तभी बच्चा नॉर्मल की श्रेणी में है, और 2 किलोग्राम से अगर वो कम है तो फिर वो खतरे में है। पीलिया की हम बात कर लें तो पीलिया देखो, अगर सामान्य शिशु है, पीलिया तो सब बच्चे को होता है, ये तो एकदम श्योर वाली बात है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को जो पीलिया है वो 2-3 दिन के बाद हो रहा है, मतलब उसका जन्म हुआ उसके 2-3 दिन के बाद अगर मान लो उसको पीलिया होता है तो वो एक सामान्य शिशु है। लेकिन जन्म के 24 घंटे बाद ही अगर उसको पीलिया हो गया तो फिर वो खतरा की निशानी है। आया क्या आपने को समझ में? जन्म के अगर 2-3 दिन बाद पीलिया हो रहा है तो ये सामान्य सी बात है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे में ही पीलिया हो गया तो फिर बड़ा दिक्कत है। जन्मजात दोष की बात कर लें तो सामान्य शिशु में निरंक नाम से जाना जाता है, ठीक है, निरंक बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन जो खतरा वाला शिशु है इसको याद रखेंगे, गांठ दिखेगा आपको, उभार दिखेगा या फिर तलवे में छेद दिखेगा, ये जन्मजात दोष है। बर्थ मार्क्स जिसको आप बोलते हैं, मार्क्स नहीं बोलना, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। ये जन्मजात दोष मतलब जन्म के साथ ही ये चीजें आएंगी आपको, तो बिल्कुल निरंक रहता है। लेकिन खतरे वाले उसमें आपको गांठ दिखेगा, उसके बॉडी में थोड़ा उभार दिखेगा, तलवे में आपको छेद दिखेगा, ये सब असामान्य लक्षण है, ठीक है। स्तनपान की अगर हम बात कर लें तो जो शिशु जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करने में समर्थ है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम तो उसको नहीं पता होता ना कैसे फीडिंग करते हैं, वो सिखाना पड़ता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद वो स्तनपान अगर करना चालू कर दिया है, हाँ, तो वो जो बच्चा है वो क्या है, एकदम सामान्य है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद स्तनपान करने में अगर बच्चा असमर्थ है तब फिर उसको खतरा है। आगे क्या समझ में? तो हमको ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पर याद रखने वाली चीजें जो मैंने आपको बताया,
ध्यान रखना है कि गुलाबी रंग होना चाहिए और पीला या नीला, यह पॉइंट आप भूलना नहीं। इसका तेज आवाज होता है, इसका मात्र खरखराहट आपको सुनाई देगा। ठीक है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। और ये चौथा वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जन्म के समय वजन कितना होता है, तो 2.5 किलोग्राम से अधिक अगर है तो सामान्य है, और 2 किलोग्राम से कम है तो फिर दिक्कत है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अगला स्लाइड क्या बोल रहे हैं देखिए। प्रसव पूर्व के समय, प्रसव उपरांत माता एवं नवजात शिशु की देखभाल की बात हो रही है। मतलब प्रसव पूर्व, प्रसव के समय और प्रसव के बाद नवजात शिशु की देखभाल की हम बात करते हैं कि प्रसव के टाइम पर कैसे नवजात शिशु की देखभाल करना है, प्रसव से पहले कैसे नवजात शिशु की देखभाल करना है, और प्रसव के बाद कैसे नवजात शिशु की देखभाल करना है, हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, कैसे याद रखना है तो देखिए, सबसे पहले गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी, क्या बोला जा रहा है ध्यान देखो, गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन, गर्भवती मतलब प्रसव से पूर्व की हम बात कर रहे हैं ना, तो जो गर्भवती महिला है इसको प्रतिदिन 300 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त मात्रा में चाहिए ही चाहिए। जो एक सामान्य महिला रहती है उससे 300 कैलोरी अधिक होना चाहिए गर्भवती महिला को, डेली की बात कर रही हूँ। 300 कैलोरी अधिक होना चाहिए और प्रोटीन 15 ग्राम अधिक होना चाहिए। किसको? गर्भवती माता को, जिसकी पूर्ति आहार की अधिक मात्रा एवं अधिक आवृत्ति से ही हो सकता है। तो यह डायरेक्ट आपके प्रश्न में पूछ लेगा। डायरेक्ट कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? 300 कैलोरी चाहिए, और प्रोटीन कितना चाहिए? 15 ग्राम चाहिए। याद हुआ क्या आपने को? दूसरा देखो, गर्भवती महिला को पहली जांच गर्भ के 4थे माह में, ये प्रश्न ना मेरे को पर्सनली भी बहुत लोग पूछे हैं कि अगर गर्भवती महिला है तो उसको चेकअप करने के लिए कब जाना चाहिए। तो देखो 1, 2, 3 महीने तक जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिसकैरेज भी हो जाता है या कभी कभी हमको धोखा भी हो जाता है, कभी कभी ब्लड की कमी की वजह से भी हमारा मंथली सर्कल सही टाइम पर नहीं आ पाता, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए 3 महीना आप वेट कीजिए, 4थे महीना में जाकर के आपको चेकअप करवाना चाहिए, तब फाइनली जो रिजल्ट है वो हमको पता चलता है। ठीक है, दूसरी जाँच कब करवाएं, तो जो दूसरा जाँच है वो आपको 7वें महीने में करवाना चाहिए। ठीक, पहली जाँच कब करवाना चाहिए बेटा, ये एग्जाम में आ जाएगा ना, ध्यान रहे। पहली जांच 4थे महीने में करवाना चाहिए, दूसरा जांच कब करवाइए, तो 7वें महीने में जाकर के करवाइए, क्योंकि 8 वाला खतरा रहता है, इसलिए 7 महीना में जाकर चेक करो कि बच्चा सही है कि नहीं है। तीसरी जांच कब करवाएं, तो 8 महीना जब बीत गया ना, उसके बाद जाकर 9वें महीने में फिर आपको तीसरा जांच करवाना चाहिए। आगे क्या अपने को समझ में? अब आगे देखो, गर्भवती महिला के वजन की अगर हम बात कर लें, तो जो गर्भवती महिला है गर्भावस्था की पूरी अवधि में, पूरी अवधि मतलब 9 महीने की मैं बात कर रही हूँ, तो गर्भावस्था की पूरी अवधि में कुल मिलाकर कम से कम 10 से 12 किलोग्राम वजन अवश्य बढ़ना चाहिए। कितना वजन बढ़ना चाहिए बोल रहे बेटा? 10 से 12 किलोग्राम इनके वजन में वृद्धि होनी ही चाहिए। गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान निम्नानुसार वजन में वृद्धि होना चाहिए। अब ये अगर स्लाइड ली होंगी तब तो होगा, है। चलो देखो कितना वजन बढ़ना चाहिए, तो पूरे 9 महीने में कितना बढ़ना चाहिए, ये याद हो गया क्या आपने को? पूरे 9 महीने में आपका 10 से 12 ग्राम बढ़ना चाहिए। अब ये कैसे बढ़ता है वो देखो, पहले के जो 3 महीने हैं, पहले के जो आपके 3 महीने हैं, इसमें औसतन आधा किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। मतलब शुरू के 3 महीने आधा 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 ऐसे करके बढ़ेगा। आया क्या समझ में? शुरू के 3 महीने में ज्यादा एक ही बार में तुम लोग नहीं 10-15 किलो के हो जाओगे। शुरू के 3 महीने में, क्योंकि बच्चा भी भ्रूण है ना, भ्रूण से फिर वो बच्चा बनना चालू करेगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसीलिए बच्चा, आपका वेट नहीं बढ़ रहा होता, एक्चुअली वो बच्चे का वेट बढ़ रहा होता है, तभी आपका वेट बढ़ रहा होता है। तो बच्चा जिस स्पीड से ग्रोथ करेगा उस स्पीड से आपका वेट बढ़ेगा। तो शुरुआत के 3 महीने में तो बच्चे को बनने में ही टाइम लगता है ना, क्योंकि अभी वो भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले के 3 महीने में आधा किलोग्राम प्रति माह आपका वजन बढ़ेगा। फिर दूसरे 3 महीने में, मतलब 4 से लेकर के 6 महीने तक में क्या होता है, जो वजन है वो 1 किलोग्राम वजन प्रति माह बढ़ना जरूरी है। तो ये 6 महीने तक की बात हो गई। अब अंतिम का जो 3 महीना है, तो अंतिम के 3 महीने में आपका 2 किलोग्राम वजन प्रति माह बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सीक्वेंस है और बहुत ही आसान है। शुरू के 3 महीने में आधा किलोग्राम, उसके बाद में 1 और उसके बाद फिर 2-2 किलोग्राम आपका वजन बढ़ना चाहिए। यदि किसी माह में गर्भवती महिला का वजन 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ गया, मान लो किसी माह में जो गर्भवती महिला है इसका वजन अगर 3 किलोग्राम से, देखो किसी भी महीने में 3 किलोग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ना, आधा किलो, 1 किलो और 2 किलो, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए गर्भवती महिला का वजन 3 किलोग्राम से ज्यादा बढ़ गया तो फिर यह एक खतरे का लक्षण है बच्चे, तो यह आपको याद रखना है। इसीलिए कहा जाता है ना वजन त्योहार, मतलब जो गर्भवती महिला है इनका वजन बार बार इसीलिए नापा जाता है, इसीलिए तौला जाता है कि कहीं एकदम से तो नहीं वृद्धि हो गई। वो चार्ट रहता है उनके पास, उसमें उनको देखा जाता है, मिलान करके देखा
देखा जाता है। आया क्या आपने को समझ में? तो यह चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। और 9 महीने के हम बात करें तो 10 से 12 बढ़ना चाहिए इनका वजन, ठीक है। चलिए, अब रक्तचाप मतलब जिसको आप ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, तो ये तो आजकल कॉमन सी बात है, हर किसी को बीपी है, हर किसी को बीपी है, क्योंकि हमारे अंदर शांति तो है नहीं है ना, चिड़चिड़े हो गए हैं। लेडीज लोग तो खासकर चिड़चिड़े हो गए हैं, क्योंकि सब प्रकार का टेंशन होता है हमको, इधर पति का सुनना है, इधर सास ससुर का सुनना है, इधर बच्चे का सुनना है, सब चीज करो, उसके बावजूद आखिरी में ये सुनना है कि तुमने किया क्या। तो ऑटोमेटिक जो बीपी का मरीज नहीं है वो भी बीपी का मरीज हो जाएगा ये सुन सुन करके, फिर चाहे कितनी शांति प्रिय महिला क्यों ना हो। मतलब टेंशन ये लोग जबरदस्ती देते हैं। इसी वजह से आजकल क्या हो गया ना, बीपी एक आम एकदम आम बीमारी हो गई है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को ही हम रक्तचाप के नाम से जानते हैं। अब देखिए रक्तचाप के बारे में यहाँ पर बताया क्या गया है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। गर्भवती महिला का प्रत्येक बार जांच के समय मतलब कितने बार जांच होगा, हमने देखा ना, 3रे महीने में, 7वें में और 9वें माह में। तो हर बार जितने बार आप जांच करवाने गए हैं उतने बार आपका ब्लड प्रेशर जांच अवश्य ही करना चाहिए। उक्त रक्तचाप माँ और शिशु दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है ना, इसीलिए ये जरूरी है। यदि रक्तचाप 130/90 है, ठीक है क्या, 130/90 से अधिक है तो डॉक्टर से तत्काल मिलना चाहिए। अधिक रक्तचाप होने पर गर्भवती महिला के हाथ पैर बदन में सूजन आ ही जाता है। हम बोलते हैं ना डिलीवरी के टाइम पर या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे हाथ पैर एकदम सूजन हो रहा है, तो लोग बात बोलते हैं ब्लड की कमी होगी इस कारण से सूजन हो रहा है क्या। एक्चुअली में ब्लड की कमी तो होती है, लेकिन साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी लक्षण होता है। आया क्या समझ में? तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, ये जो डाटा मैंने अभी बताया ना, ये आपको याद रखना है कि कितना होना चाहिए रक्तचाप बेटा। अगर आपका रक्तचाप 130/90 से ज्यादा है, 130/90 से अगर ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से तत्काल मिलना चाहिए। यह पॉइंट याद रखेंगे आप। 130/90 से अगर ज्यादा हो गया आपका ब्लड प्रेशर तो तुरंत आपको जाकर के डॉक्टर से सजेशन, एमसीक्यू में सीधा पूछ देगा ये प्रश्न, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है देखिए। प्रथम 3 माह में औसत आधा, ये तो हो गया, ये हमने करा ना अभी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहे देखिए। अब यहाँ पर पेशाब की जांच कैसे होती है और इसमें क्या क्या किया जाता है ये ध्यान से देखो। जो पेशाब की जांच अगर करना, यूरिन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो महिला स्वास्थ्यकर्ता को प्रत्येक जांच, एक सेकंड, महिला जो स्वास्थ्यकर्ता है इसको प्रत्येक जांच के समय उसके पास उपलब्ध जो जांच पट्टिका होती है, जिसको हम जांच पट्टिका कहते हैं, और इसे ही यूरोस्टिक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरिन टेस्ट होता है इसमें, इसलिए उसी से मिलता जुलता नाम है आपका यूरोस्टिक, ठीक है, याद रखना है। यूरोस्टिक से क्या करते हैं ये भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यूरिन टेस्ट, या फिर प्रश्न में पूछ देगा यूरिन टेस्ट के लिए कौन सा जांच किया जाता है या फिर कौन सी पट्टिका होती है, तब आपको बताना है यूरोस्टिक, ठीक है। अब देखिए गर्भवती महिला के पेशाब में शक्कर और एल्ब्यूमिन की जांच करना आवश्यक है, ये दोनों याद रख लो। आखिर आपका जब यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें देखते क्या है, तो उसमें आपका शुगर टेस्ट होता है, शक्कर टेस्ट होता है, मतलब शक्कर की मात्रा कितनी है, और साथ में आपका एल्ब्यूमिन का जांच किया जाता है। याद हुआ क्या आपने को, शक्कर और एल्ब्यूमिन, शक्कर और एल्ब्यूमिन, बोलो मेरे साथ 3 बार, शक्कर और एल्ब्यूमिन, शक्कर और एल्ब्यूमिन की जांच करना आवश्यक है। यदि जांच में शक्कर या एल्ब्यूमिन दोनों या दोनों में से कोई एक भी पाया गया तो फिर यह खतरे का चिन्ह है भाई। आया क्या अपने को समझ में? तो अपने को यहाँ से कैसा प्रश्न बन सकता है, तो सीधा सीधा एक प्रश्न ये हो जाएगा कि जो जांच पट्टिका होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम यूरोस्टिक के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बन जाएगा कि जो पेशाब की जांच होती है उसमें देखा क्या जाता है, तो उसमें एक तो आपका शक्कर देखा जाता है कि लेवल कितना है शक्कर का, और दूसरा उसमें एल्ब्यूमिन की जांच होती है। किसकी होती है? एल्ब्यूमिन, बोलो मेरे साथ, शक्कर और एल्ब्यूमिन, शक्कर और एल्ब्यूमिन, इन दोनों को जांच किया जाता है और दोनों की मात्रा एकदम इक्वल होनी चाहिए, मतलब लेवल पे होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बढ़ गया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, फिर खतरा हो जाएगा। दोनों में से कोई भी अगर एक भी पाया गया है, हाँ, तो फिर ये खतरे का चिन्ह है। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर, ये स्लाइड भी हमारा क्लियर। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, बच्चे प्लीज सेशन को लाइक कर देंगे और कॉमेंट करके आपको जरूर से बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा। जितने बच्चे मेरे को व्यू में दिखेंगे उतने बच्चे मेरे को लाइक में भी दिखने चाहिए। मैं आपके सामने नहीं हूँ, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप लोग लाइक का बटन प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। लाइक का बटन जरूर से प्रेस करें बेटा, कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी खून की कमी की तरफ। एनीमिया से खून की कमी होता है, उसको मैडम एनीमिया कहते हैं, ये तो हम जानते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलोगे, मुझे भी पता है ये चीज़, है ना, लेकिन यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो थोड़ा सा देखो। मुझे जरूरी लगा होगा तभी ना मैंने ये स्लाइड लिया है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, एक बात तो मैंने ये आपको समझा दिया। अब देखो गर्भावस्था के दौरान खून की कमी एक आम समस्या है, ठीक।
गर्भावस्था में खून की कमी हो ही जाता है। खून हमारे जीवन का आधार है। खून हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सबसे पहली बात तो ये, तो हमारे प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन और भोजन को कौन पहुंचाता है बेटा? तो खून के माध्यम से ही जाता है। खून में पाई जाने वाली जो लाल कणिका है, इसमें पाया जाने वाला जो लाल रंग का पदार्थ है, आपके ब्लड में क्या पाया जाता है? आपके ब्लड में लाल रक्त की कणिका पाई जाती है, जिसमें लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है। और वो जो लाल रंग का पदार्थ होता है ना, उसे ही हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्राणवायु को फेफड़े से लेकर के शरीर के सभी अंग तक, यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो काम है वो हीमोग्लोबिन करता है। अब देखो, औसतन 100 मिलीलीटर खून में, 100 मिलीलीटर मान लो, लगभग की बात करी ना, औसत का मतलब होता है एवरेज, लगभग मान लो 100 मिलीलीटर खून है तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह पॉइंट नोट कर लेंगे जो लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो। 100 मिलीग्राम खून में कितना हीमोग्लोबिन होता है बेटा? तो 100 मिलीग्राम ब्लड में। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि खून मतलब हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड को ही तो हीमोग्लोबिन करते हैं। तो गधो, ब्लड को ही हीमोग्लोबिन नहीं कहा जाता है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल वे में हम भले ही कह देते हैं, वो अलग चीज़ है, पर दोनों अलग चीज़ें हैं, है ना। तो 100 मिलीलीटर जब अगर आपका खून है तो उसमें 15 ग्राम क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये आपके बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखो, जब खून में उसकी मात्रा घट करके जो 15 ग्राम होना चाहिए, 100 मिलीलीटर अगर ब्लड है तो उसमें आपका क्या चाहिए? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन चाहिए। अब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा घट गई और ये 11 से 12 ग्राम बच गया या उससे भी कम हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा? तो उसे खून की कमी हम कहेंगे। मतलब नॉर्मली 15 ग्राम तक है तब ठीक है, लेकिन 15 से घट करके मान लो 11-12 हो गया, 14-13 तक भी ठीक है, लेकिन 11-12 तक अगर वो पहुंच गया तो हम इसको खून की कमी कहते हैं, ठीक। भारत में लगभग 70% महिलाओं में खून की कमी होती है, क्योंकि हमारा मंथली पीरियड्स चलता है, जिस वजह से खून की कमी अपने को देखने के लिए मिल जाती है ना। अब देखिए, नोट करके यहाँ पर याद क्या रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये याद हो गया, क्या? 100 मिली में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये याद हो गया ना अपने को। और किसको ब्लड की कमी बोलते हैं? कितना को हम? तो 11 से 12 ग्राम। अगर कम हो गया तो उसको ब्लड की कमी की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद भारत में लगभग कितने प्रतिशत महिला? तो 70% जो महिला है इसमें खून की कमी देखने के लिए मिलती है। अब नोट में आपको ध्यान क्या रखना है? तो नोट में आप ध्यान रखेंगे कि खून की कमी के कारण, क्या बोला जा रहा है? खून की कमी के कारण फोलिक एसिड, देखो, खून की कमी के कारण फोलिक एसिड विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब ये पॉइंट क्या आपने को याद रहेगा? खून की कमी के कारण होता क्या है? तो खून की कमी के कारण फोलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। फोलिक एसिड में साथ बोलो, अगर ब्लड की कमी है तो क्या होगा? तो खून की कमी के कारण फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। याद हो गया क्या? खून की कमी के कारण फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। चलिए, यहाँ तक भी हमारी चीजें क्लियर है ना। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, अगर खून की कमी है तो उसका आप उपचार भी करना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका उपचार कैसे होगा? तो ध्यान दें, खून की इस स्वाभाविक कमी को रोकने के लिए गर्भवती महिला गर्भावस्था के चौथे माह से ना, यह पॉइंट याद रखना, चौथे माह से प्रतिदिन आयरन फोलिक एसिड की एक गोली के हिसाब से 100 दिवस तक एक गोली का सेवन करती हैं। बात आया क्या समझ में? मान लीजिए खून की कमी आई है आप में, तो गर्भावस्था धारण के हुए आपको जब चौथा महीना लग जाएगा तो चौथे महीने से 100 गोली दिया जाता है। मतलब चौथे महीने में आपको 100 गोली दिया जाएगा, 100 दिन का, ठीक। तो 100 दिवस की एक गोली का सेवन करने के लिए दिया जाता है। यदि जांच में खून की कमी पाई जाती है तो गर्भवती महिला को IFA की 2 गोलियां प्रतिदिन के मान से 100 दिवस तक सेवन करने की सलाह दी जाती है। आया क्या समझ में? चौथे महीने में आपको एक बार देगा आयरन की गोली, जिसको आयरन फोलिक एसिड कहा जाता है। तो वो एक दिन में 21 गोली खाना है आपको और 100 दिन तक खाना है। उसके बाद भी अगर आपके ब्लड में कमी मिला, फिर से जांच हुआ, फिर से ब्लड में कमी आया, तो अब क्या दिया जाएगा? IFA, यह नाम आप याद रखेंगे बेटा, ठीक है। IFA की जो गोली है यह दी जाती है, और इस बार कितना दिया जाएगा? इस बार भी 100 दिन तक ही खाना है, लेकिन अब आपको एक दिन में 2 ठो खाना है, क्योंकि ब्लड की कमी अभी भी बनी हुई है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब देखो, या तो ये सीधा सीधा IFA दे देगा आपके ऑप्शन में, या इसी को सीधा सीधा आयरन फोलिक एसिड दे देगा। बात आया क्या समझ में? मतलब इस स्लाइड से आपको क्या समझ आया? शुरुआत में चौथे माह से आपको दिया जाएगा, तो पहले एक गोली खाने के लिए बोलेंगे 100 दिन तक, देखेंगे आपके ब्लड में क्या असर हो रहा है। अगर असर नहीं हुआ तो अब उसकी मात्रा को बढ़ा दी जाएगी कि 100 दिन तक ही गोली खाना है, लेकिन अब एक दिन में आपको 2 टाइम खाना है, ठीक है। तो IFA का मतलब ही होता है आयरन फोलिक एसिड। क्लियर? अब देखिए, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा
7 ग्राम या उससे भी कम है, इतना कम तो हो गया मतलब खतरा है ना। तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 7 ग्राम है या फिर 7 ग्राम से और कम है, हाँ, तब तो फिर आपको डॉक्टर से जाकर परामर्श लेना पड़ेगा और खून की कमी का उपचार करने की सलाह देंगे वो। आया क्या आपने को समझ में? चलिए अब थोड़ा सा टीकाकरण वाला पोर्शन मैंने लिया हुआ है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा देखिए। गर्भावस्था का पता लगते हैं, टीकाकरण कब कब करवाना चाहिए इस पर मैं करवा चुकी हूँ हालांकि क्लास में, लेकिन एक बार रिकॉल कीजिए आप इसको, ठीक। तो गर्भावस्था का पता लगते ही गर्भवती महिला को गर्भस्थ शिशु के संरक्षण के लिए टिटनेस का टीका लगाया जाना चाहिए। जब पता चल गया आपको कि मैं गर्भवती हूँ, अब चाहे वो 2 महीने में पता चले चाहे 3 महीने में पता चले, जब भी आपको पता चला है, तो गर्भावस्था का जब आपको पता चला उसी टाइम जाकर आपको टिटनेस का टीका लगवाना है। टिटनेस के दूसरे टीके से आपका प्रश्न बनता है, तो ध्यान रहे कि जब भी आपने पहला टीका लगवाया तो टिटनेस का दूसरा टीका पहला टीका लगने के 1 माह बाद ही लगाया जाएगा। आया क्या समझ में? अब देखो, यदि महिला का प्रसव है तथा पहली गर्भावस्था में 2 टीके आपने लगवा लिए हैं तथा पहले प्रसव और दूसरे प्रसव के बीच 3 साल का गैप है, यह पॉइंट याद रखना, 3 साल से कम का अंतर है, 3 साल से कम का अंतर है, तो दूसरी गर्भावस्था में टिटनेस का सिर्फ 1 ही टीका आपके लिए पर्याप्त होगा। बात आया कि आपने को समझ में? यहाँ पर बात हो रही है बेटा टिटनेस के टीका के बारे में, जहाँ ये बताया जा रहा है कि टिटनेस के 2 टीके के बारे में पहले बताया गया। 2 टीके के बारे में क्या बताया गया? तो पहली बात तो ये कही गई कि जब आपको पता चलता है आपके गर्भावस्था के बारे में, ठीक, तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पर आप सीधे जाइए और जाकर के एक टीका लगवाइए टिटनेस का। उसके बाद दूसरा टीका भी लगवाना पड़ेगा। तो दूसरा टीका कब लगवाओगे आप? तो दूसरा टीका भी जा करके आपको जस्ट पहला टीका आपने जब भी लगवाया है उसके 1 महीने बाद ही आपको दूसरा टीका लगवाना है। 2 टीका खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक जो फैक्ट पॉइंट बताया गया है वो ये है कि मान लीजिए पहला बेबी तो आपका हो गया, दूसरा बेबी भी होने वाला है, तो पहले बेबी और दूसरे बेबी के बीच में 3 साल से कम का समय है, ठीक है। 3 साल से कम के समय में ही अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? गर्भावस्था में टिटनेस का 1 टीका ही पर्याप्त है। फिर उस टाइम पर आपको 2-2 टीका नहीं लगवाना पड़ेगा, 1 ही टीका लगवा लो, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि जो आपने पहले लगवाया हुआ था 2 टीका वो अभी भी आपके लिए काम करेगा। आगे क्या? तो यहाँ से कूट में भी प्रश्न आ जाएगा और डायरेक्ट MCQ भी पूछ देगा, कितने का अंतर होना चाहिए ये पूछेगा। तो 3 साल से कम के अंतर है तब आपको सिर्फ 1 ही टीका लगवाना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर शिशुवती माता की देखभाल से थोड़ा सा पॉइंट कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए। सबसे पहली बात तो प्रसव उपरांत, शिशुवती माता बोल रहे मतलब बच्चा हो चुका है, ये तो अपने को समझ में आ गया ना। तो देखो, प्रसव उपरांत महिला को तत्काल आहार प्रदान करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम टाइम पर नहीं होता। यहाँ पर लिखा भी है वो चीज़, देखो, अधिकांश जाति एवं समाज में प्रसव उपरांत महिला को 3 दिवस तक कुछ भी पानी तक नहीं दिया जाता है, होता है ना ऐसा, पानी तक नहीं दिया जाता है। काढ़ा पीने के लिए दिया जाता है, गुड़ का चाय पीने के लिए दिया जाएगा, पर पानी नहीं पीने दिया जाता है। आहार तो खाने को देते नहीं है, वही लड्डू वड्डू बनाकर देते हैं, जो खाना है खाने सको तब भी ठीक है, नहीं खाने सको तब भी ठीक है, लेकिन बनाकर देंगे और वही खाना है और उसी में ज़िंदगी जीना है तुम लोग को, ठीक है। और तिल का लड्डू हो गया। तो आहार प्रदान नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल गलत है, उचित नहीं है, ठीक है। क्यों? तो यहाँ से प्रश्न आपका कैसा बन जाता है वो देखो। शिशुवती महिला को औसतन, जो इसका बच्चा हो चुका है उसको औसतन 2450 से 3550 कैलोरी, ठीक है क्या, 2450 से 3550 कैलोरी। और वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे जो नोट्स बना रहे हैं वो। जो शिशुवती महिला है उसको औसतन एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए? तो 2450 से 3550 कैलोरी चाहिए, 2450 से 3550 कैलोरी चाहिए। वहीं प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसको। कितना प्रोटीन चाहिए बेटा? 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। प्रतिदिन की बात हो रही है। उसे खनिज लवण विटामिन जैसे कि लोहा हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है, ठीक। तो यह पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये तो रही शिशुवती की। अब थोड़ा सा नवजात शिशु की देखभाल की बात करें तो नवजात शिशु को क्या क्या चाहिए होता है देखिए। नवजात शिशु की देखभाल प्रसव के 7 से 10 दिन के भीतर माँ और बच्चे की 2 बार स्वास्थ्य जांच करवाना चाहिए। एग्जाम में आपका आ जाएगा कि नवजात शिशु की जांच कब करवाना चाहिए, तो आप बताएंगे जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, प्रसव हुआ, तो प्रसव के 7 से 10 दिन के भीतर ही, 1 हफ्ता के भीतर ही, ठीक है। प्रसव के 7 से 10 दिन के भीतर ही माँ और बच्चे की 2 बार स्वास्थ्य जांच करवानी जरूरी है। मतलब 7 से 10 दिन के भीतर 2 बार आपका चेकअप हो जाना चाहिए। आया क्या समझ में? तो नवजात शिशु की देखभाल में क्या प्रश्न बन जाएगा? तो 7 से 10 दिन के भीतर कितने बार चेकअप होना चाहिए? तो 7 से 10 दिन के भीतर माँ और बच्चे की 2 बार स्वास्थ्य जांच करवानी जरूरी है।
7 से 10 दिन के भीतर कितने बार स्वास्थ्य जांच हो जाना चाहिए? तो 2 बार स्वास्थ्य जांच हो ही जाना चाहिए। ठीक है क्या? अब देखो यहाँ पर कैसे 2 बार स्वास्थ्य जांच होना चाहिए, तो ध्यान दें। तो एक तो ये ठीक है, ये नॉर्मल है, तो जन्म के टाइम पर ही आपका जांच होगा, उसके बाद फिर 1 हफ्ता के बाद आप दूसरा जांच करवा लें, ये बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न जो बन जाता है कि पहले 7 दिनों तक शिशु को स्नान नहीं करवाना चाहिए। यह पॉइंट क्या आपने को समझ में आया? पहले जो 7 दिन है, शुरू के जो 7 दिन है, बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो जन्म के बाद 1 सप्ताह तक शिशु को स्नान नहीं करवाना चाहिए। स्नान कराने से बच्चे को सर्दी लग सकती है, जो कि जानलेवा हो सकता है, निमोनिया विमोनिया बोलते हैं, समझ आ रहा है ना, इसलिए ठंडे से बचा के रखना चाहिए। इसलिए जन्म हुआ बच्चे का तो 7 दिन तक बच्चे को नहलाना ही नहीं चाहिए बोलते हैं। लेकिन जो छठी बरही वगैरह करते हैं तो उस दिन तो बाकायदा बुलवाया जाता है श्वीन वगैरह को, वो नहलाती हैं, है ना। तो ठीक है ना, 1 हफ्ता मतलब 6 दिन ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि बच्चे को अगर नहलाने की जरूरत आ रही है या पड़ रही है तो 6 दिन में ही नहलाना धुलाना चाहिए, बाकी दिन सेक दीजिए और खाली ऐसे ही खाली पोंछ दीजिए, है ना। नहलाना नहीं है क्योंकि सर्दी हो जाता है। कितने दिन तक बेटा? 7 दिन तक शिशु को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए। ठीक है क्या? ये पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब आगे बात करते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है, देखिए। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान की बात करें अगर हम, कि स्तनपान कैसे करना चाहिए, तो ध्यान देंगे जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को स्तनों से लगा देना चाहिए। पहला स्तनपान पूरा होने तक बच्चे और माँ का लगातार खुला स्पर्श बने रहना चाहिए। माँ की त्वचा के साथ शिशु की त्वचा के शीघ्र संपर्क से उसे गर्मी मिलती है, क्योंकि देखो बच्चा जब गर्भ में रहता है तो वो पूरी तरीके से एक क्या बोलना चाहिए, गर्मी वातावरण रहती है, पेट में गर्म वातावरण में वो रहता है। और जैसे ही डिलीवरी होता है, बच्चा जब बाहर आता है तो उसको एकदम ठंड लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे ठंडी का दिन है, मान लो आप सब एकदम ब्लैंकेट के अंदर में हो, अब मान लो अचानक से आपको किसी ने बोला कि मुझे पानी पीना है, मेरे लिए पानी ले आओ। अब ब्लैंकेट से तुमको निकलने के लिए दिसंबर की ठंडी पड़ रही है, सुबह 4 बजे का समय है, एकदम ज़्यादा ठंडी है और हम ले देकर ब्लैंकेट हमारा गर्म हुआ है, और उस टाइम पर कोई उठने के लिए बोल दे तो कैसा लगेगा? आ रहे हैं ना समझ में? वही स्थिति छोटे से बच्चे की होती है। तो छोटा सा बच्चा जब तक पेट में 9 महीने तक है, वो उस माहौल में, उस वातावरण में, वो 9 महीने तक है, अब उसको उस वातावरण की आदत लग चुकी है। लेकिन जैसे ही बच्चा का क्या होता है, बाहर आता है, तो उसको अचानक से वातावरण में चेंज मिलता है, तो ठंडी लगेगी ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे ही बच्चा का डिलीवरी हुआ उसके तुरंत बाद ही उसको माँ को दे देना चाहिए, और माँ उसको अपने स्तन से एकदम लगा करके कंबर में लपेट करके रखती है, ताकि उसको गर्मी का एहसास हो सके और बच्चे को सर्दी ना लगे। ठीक है, तो स्तनों से शीघ्र दूध आने में सहायता मिलती है। ये भी एक सबसे ज्यादा चीज है कि माँ की त्वचा के साथ जब शिशु की त्वचा में शीघ्र संपर्क होता है तो बच्चे को तो गर्मी मिलती ही मिलती है, लेकिन बच्चे का स्पर्श जैसे ही माँ को मिलता है तो यह एक और चीज के लिए सहायता होता है कि स्तनों से शीघ्र दूध आने लगता है, क्योंकि बच्चे का स्पर्श मिल जाता है। 1 घंटा के भीतर माँ के भीतर का 1 घंटे के भीतर माँ का प्रथम गाढ़ा पीला दूध, जिसे आप कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बच्चे को जरूर से पिलाइए। तो आप जानते हो कितने इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ से आपको बताया जाएगा ICDS कार्यक्रम के तहत पूरक पोषण आहार। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये बताया हुआ था, ये हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर है तो एक बार और देखो क्या बोला जा रहा है। तो ICDS कार्यक्रम, इससे पहले जो योजना हमने देखा था उसमें हमने ICDS के बारे में ही देखा था, है ना। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पिछला कितना होता था और अभी कितना होता है, दोनों ही है ना। तो आप दोनों ही अपने माइंड में सेट करके रखो। 6 से 12 महीने तक के जो बच्चे हैं, 6 महीने से लेकर के 72 है ना, मैं गलती बोल डाली, 6 से लेकर के 72 महीने तक के जो बच्चे हैं, पहले इनको 4 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? पूरक पोषण आहार के तहत इनको 4 रुपए मिलता था, जो कि अब बढ़ गया है और 6 से 72 महीने के बच्चे को 6 रुपए मिलता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चे का, गंभीर है वजन में भी कम है, ठीक है, कुपोषित बोल दूं क्या, सीधा सीधा एकदम सरल सरल। तो जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं जिनका वजन कम है, उनको 6 रुपए मिलेगा। ठीक, कब? पहले मिलता था और अब उनको 9 रुपए मिलता है। जो सामान्य बच्चा है 6 महीने से लेकर के 72 महीने तक, उसको 6 रुपए मिलता है। गंभीर कुपोषित बच्चे को बेटा 9 रुपए मिलता है। वहीं अगर हम गर्भवती या धात्री महिला की बात करें तो उनको अब 7 रुपए मिलता है। पहले 5 रुपए मिलता था, अब 7 रुपए मिलता है। बात क्या हमारी क्लियर हो गई। बच्चा जो नॉर्मल है 6 से 72 महीने का है, पहले उसको 4 रुपए मिलता था, 2 रुपए में वृद्धि हुई है, अब उसको 6 रुपए मिलता है। वहीं गंभीर कुपोषित बच्चा है, उसको पहले 6 रुपए मिलता था, इसमें 3 रुपए की वृद्धि हुई, अब उसको 9 रुपए मिलता है। वहीं गर्भवती और दूध पिलाने वाली जो माता है उसको 5 रुपए मिलता था पहले, अब इसमें भी 2 रुपए की वृद्धि हुई, अब उसको 7 रुपए मिलता है। तो यह पॉइंट भी अपने को याद रखना है, ठीक है क्या।
चलिए, तो यह स्लाइड भी हमारा क्लियर रहा। अब देखिए यहाँ से एक और स्लाइड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। कैलोरी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, हम जानते हैं ना। कैलोरी क्यों खाना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, इसकी मात्रा ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसी से हमारे बॉडी में ऊर्जा आता है। एक बात तो हमको अभी तक क्लियर हो गया। अब देखो, यह अनाज, चीनी, वसा और तैलीय आहारों से उपलब्ध होता है। कैलोरी आता किससे हमारे बॉडी में, कैलोरी किससे आता है, तो कैलोरी आता है अनाज से, ठीक है क्या, चीनी से आता है कैलोरी, वसा से आता है कैलोरी, और तैलीय आहार जो भी आप लेते हो यहाँ से आता है आपका कैलोरी। तो कैलोरी किससे मिलता है, समझ आया ना, अनाज से हो गया, शक्कर से हो गया, वसा से हो गया, तेल से हो गया। 18 किलोग्राम भार वाले 4 से 6 वर्ष के बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन में, अब देखो यहाँ से एक नया प्रश्न बन गया कि मान लो कोई बच्चा है जो 4 से 6 वर्ष का है, अगर उसका वजन जो है 18 किलोग्राम का है, तो बच्चे को प्रतिदिन अपने भोजन में कितना कैलोरी चाहिए, तो उस बच्चे को, अभी तो मैं बताई थी इसको, उस बच्चे को अपने भोजन में प्रतिदिन 1350 ग्राम कैलोरी चाहिए। कितना कैलोरी चाहिए बेटा, 1350 ग्राम कैलोरी चाहिए ही चाहिए। 1350 ग्राम कैलोरी एक 4 से 6 साल के बच्चे को चाहिए ही चाहिए। वहीं प्रोटीन की बात करें तो 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और वसा की बात करें तो 25 ग्राम वसा चाहिए। याद रखना पड़ेगा। तो 4 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है, अगर उसका वजन 18 किलोग्राम है, तो 1350 ग्राम उसको कैलोरी चाहिए, प्रोटीन 20 ग्राम चाहिए, और वहीं वसा की मात्रा 25 ग्राम तक की होनी चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के पोषण की आवश्यकताएं भी बढ़ती, मतलब ये लगातार फिर बढ़ते जाएगा। ठीक है क्या, तो यह स्लाइड भी हमारा क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक पूरा यहाँ पर से खत्म होता है। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, बेटा जल्दी से लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद ही आपको क्लास को छोड़ना है, और साथ में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और दूसरी बात, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे, और ये भी बताइए कि मौसम खराब की वजह से अगर मैं इस टाइप से वीडियो बनाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, मेरा मानना बस ये है कि एग्जाम से पहले पहले तक आपकी चीज़ें कम से कम कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चाहे मैं सामने आकर पढ़ाऊँ, चाहे मैं ऐसे पढ़ाऊँ, जिन बच्चों को तैयारी करना है उनको चीज़ें ऐसे भी समझ में आ जा रही होंगी, है ना। तो कमेंट करके आप जरूर से बताएं। बाकी जैसे ही मौसम साफ होगा मैं तो सामने आकर क्लास ले ही लूँगी, वो अलग बात है। ठीक, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जरूर से लाइक करें बच्चे, और कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।